मानिक अपने गांव के मंदिर में दुबका सा बैठा हुआ था। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसके आसपास तो काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसा भी क्या हो गया था कि लोग मानिक को देखने के लिए आ रहे थे। जैसे जैसे गांव में खबर पहुंचती जा रही थी वैसे वैसे लोग इकट्ठे होते जा रहे थे। मानिक को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। कोई उस पर जल छिड़क रहा था, कोई उसको हिलाकर कोशिश कर रहा था कि वो बोले। कुछ समय तो मानिक को बिल्कुल होश आ ही नहीं रही थी। आंखें उसकी खुली थी, लेकिन जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में खोया हो। सबसे पहले उसको पंडित जी ने देखा था, क्योंकि मंदिर तो सबसे पहले पंडित जी खोलते हैं। लेकिन मानिक आज पंडित जी से पहले ही बाहर मंदिर के आकर बैठा हुआ था। लेकिन वो इतना डरा हुआ था, थर थर कांपे जा रहा था, कुछ बोलने की हालत में था नहीं। कुछ समय बाद डॉक्टर को लेकर आया गया। जब डॉक्टर ने उसका हालिया देखा तो कहा कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसको हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए। मानिक को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अब उसको ठीक होते होते कुछ दिन तो लगने ही थे। कुछ दिन उसको लगे। जब वो ठीक हुआ उसके बाद वो कहता था कि जो मर्जी हो जाए, मैं इस गांव में कदम नहीं रखूंगा। ये बात सुनकर उनके पिताजी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये वही तो मानिक है जो आज से 20 दिन पहले कह रहा था कि मैं रहूंगा तो इसी गांव में रहूंगा। लेकिन इन 15 दिन के अंदर अंदर हो क्या गया मानिक को कि अब वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर रहूंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। इन 15 दिन में इतनी स्वभाव की तब्दीली। लेकिन ये सब जानने से पहले इस चीज का पता करना जरूरी है कि मानिक इस गांव में क्यों रहना चाहता था और उसके साथ हुआ क्या। अभी कुछ दिन पहले ही मानिक के दादाजी स्वर्ग सिधार गए। ये गांव मानिक के दादाजी का था और कहीं और कभी बचपन में मानिक भी रहता था अपने दादाजी के घर ही। लेकिन अब पढ़ाई की वजह से गांव काफी पिछड़ा हुआ गांव था, तो अच्छा स्कूल नहीं था और साथ के साथ ही इनके पिताजी बिजनेस करना चाहते थे जो गांव में रहकर तो हो नहीं सकता था। इसलिए काफी छोटी उम्र में ही ये गांव छोड़कर चले गए। अब इनके धीरे धीरे चाचा जी थे, ताऊ जी थे, वो भी गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि गांव में सिर्फ खेती से गुजर बसर हो नहीं रहा था इतने बड़े परिवार का। अब पीछे दादा दादी जी छूट गए। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़कर जाया गया। सभी बच्चों ने काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जमीन के साथ ही जुड़े रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपना आखिरी सांस इसी जमीन और इसी घर में लें जहां पर उन्होंने सारी उम्र बिताई। और हुआ भी ऐसा ही। आज से लगभग 3 साल पहले इनकी दादी जी गुजर गई, मानिक की। उसके बावजूद भी दादाजी तैयार नहीं हुए इस घर को छोड़ने के लिए। वो कहते थे कि बस मैं भी अपने प्राण यही त्यागूंगा। या फिर इसका मतलब है कि घर में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और ना ही कोई गांव में कोई ऐसी दिक्कत थी। दादाजी गांव में काफी ज्यादा सम्मानित थे। शायद ये भी एक छोटी सी वजह थी कि वो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते। शहर में तो वो कहीं खो से जाते। शहर में सम्मान मिलना बहुत मुश्किल होता है। सारा शहर तो दूर, कई बार तो मोहल्लों में लोग एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन गांव में तो तकरीबन तकरीबन हर एक के घर का पता होता है, और वो भी कोई सम्मानित व्यक्ति हो उसको चलते फिरते उसके आगे माथा टेकना, प्रणाम करना, यही तो बुजुर्गों की खुराक होती है, यही तो उनको चाहिए होता है। शहर में इनको कहीं ना कहीं ये चीज मिल नहीं पाती, या यूं कहें कि कई बार लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि घर के लोग भी प्रणाम तक करना भूल जाते हैं। दादाजी ने अपनी उम्र अच्छी जी और उसके बाद फिर दादाजी स्वर्ग सिधार गए। मानिक जो अब शहर में ही बड़ा हुआ था, उसको शहर की लेकिन इतनी हवा लगी नहीं। जब वो संस्कार के दौरान अब आया गांव में, तो गांव ने उसको मोह सा लिया। हालांकि वो उस दिन रात को भी गांव में रुके नहीं। मानिक को यह बात काफी अजीब लगी। क्या घर छोटा था इसलिए कोई रुकना नहीं चाहता था, या कोई और कारण था? ये कुछ समय पहले ये देख रहे थे कि इनके पिताजी की किसी के साथ बहस हो रही थी, और उसके बाद ही उन्होंने डिसीजन किया कि वो रात को गांव में रुकेंगे नहीं। मानिक उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मानिक को तलब सी हो जाती है। वो कहता है कि मैं गांव में रहना है। पता नहीं किस चीज की तलब थी। वो गांव में ही रहना चाहता था। गांव की हंसी वादियां, जो दूर से पहाड़ नजर आते थे, वो काफी आनंदित कर रहे थे मानिक को। मानिक जो कि जिसका काम सारा ऑनलाइन है, जो फ्रीलांसर है, अब गांव में नेटवर्क अच्छा आ रहा था, तो उसको किसी भी तरीके की काम करने की दिक्कत तो थी नहीं कि शहर में रहकर ही काम करना था। अब मानिक कहता है कि मैं कुछ समय गांव में रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दादाजी के घर में रहूं। लेकिन उनके पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि बस
तुझे मैंने अकेले नहीं रहने देना। लेकिन फिर भी मानिक जिद करके, या यूं कहें कि लड़के, इस घर में आ जाता है। अब जब मानिक अपने घर में आता है तो आसपास लोग काफी खुश होते हैं कि हमने तो सोचा था कि बस ये अब घर खंडर ही बन जाएगा, इसमें कौन रहेगा। लेकिन देखो ना, विशंबर दास का पोता आ गया रहने के लिए। मानिक भी काफी खुश था। मानिक भी वो चीज साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि जो सम्मान मेरे दादाजी को मिलता था, कहीं ना कहीं वही सम्मान मुझे भी मिल रहा है। वो तो फूले नहीं समा रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, गांव के एक दो बुजुर्ग लोग जो उसके साथ उसके घर में बैठे थे, वो कहते हैं कि हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना। तो मानिक कहता है, हाँ जी बोलिए बाबूजी। वो कहता है कि जो मर्जी हो जाए, कि रात को 10 बजे के बाद आपने दरवाजा नहीं खोलना। चाहे दरवाजे के खटखटाने की जितनी मर्जी आवाज आए, आपने वो दरवाजा नहीं खोलना, और बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना। मानिक को ये बात काफी अजीब लगती है और वो कहता है कि कोई ये लूटपाट का चक्कर है क्या। तो वो बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि चलो, तुम्हारे शहर वालों के लिए तुम यही समझ लो कि ऐसा ही कुछ होगा। तो मानिक कहता है कि बाबूजी, शहर वाला तो मैं अब हुआ हूँ, मेरा जन्म तो इसी गांव में हुआ, इसी गांव का हूँ, आप खुल के बात कीजिए ना, क्या बात है। तो फिर बाबूजी कहते हैं कि देखो भाई, बात ऐसी है कि यहाँ पर ना कोई आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा है। पिछले कुछ महीनों से वो रात को दरवाजा खटखटाती है। एक दो लोगों ने दरवाजा खोला, लेकिन उनकी हालत जो उसके बाद हुई, उसके बाद ही हमें पता लगा कि कोई प्रेत आत्मा है। क्योंकि जब वो दरवाजा खोलते हैं तो कुछ ऐसे आकृति नजर आती है जिसको इंसानी तो कहा नहीं जा सकता। अजीब से तरीके के उसके बाल होते हैं और उसकी तो आंखें जैसे नोच खाने को। अब ये तो बात हुई उन लोगों की जो दरवाजा खोलते हैं, लेकिन गाहे बगाहे अगर कोई रात के समय में लेट आता, उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे परछाई आती है। कईयों पर तो हमला हुआ है बड़े बड़े नाखूनों से। ये सुनने के बाद मानिक थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है कि बाबूजी क्या बातें कर रहे हो। बाबूजी कहते हैं कि मैंने कहा था ना तुम नहीं मानोगे, इसलिए तो कहा कि फिर भी ध्यान रखना, हम मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर है। लेकिन मानिक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कि मुझे ये बात पे विश्वास नहीं आ रहा। मतलब मैं भूतों प्रेतों की बातों पर विश्वास आता है, लेकिन पक्का ये कोई ना कोई गैंग है जो लोगों को डराता है और यहाँ पर कोई इलीगल काम करता है। कोई आपने आसपास देखा, कोई पेड़ वगैरह तो नहीं कट रहे। तो वो बाबूजी कहता है कि कुछ ऐसा नहीं रहा, हमने भी काफी हद तक इसको इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ किया, लेकिन हमें कुछ ऐसा मिला नहीं। मानिक को ये बात कहकर वो चले जाते हैं और मानिक समहाउ इसको हल्का फुल्का सीरियसली लेता है। अब मानिक का जो जो रिहाइश मानिक ने बनाई थी वो फर्स्ट फ्लोर पे बनाई थी। जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें इतना बड़ा कमरा नहीं था कि जिसमें मानिक के इक्विपमेंट आ सके और वो उसके बेड वगैरह, डबल बेड वगैरह जो भी सब कुछ आ सके। रात के 10:30 होते हैं, मानिक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और अचानक से उसको दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है, और वो भी हल्की फुल्की नहीं, जैसे कोई काफी तेज से दरवाजा खटखटा रहा है। मानिक को लगता है कि शायद कोई गांव वाला ना हो, तो वो जल्दी से भागा भागा नीचे जाता है और जैसे ही कुंडी को हाथ लगाता है, उसको एकदम उसके दिमाग में बात आती है कि बाबूजी ने कुछ कहा था, कहीं ये वही चीज तो नहीं। उसको इस चीज का इतना नहीं था कि कोई भूत प्रेत होगा, उसको ये था कि कहीं ये कोई चोर लुटेरे तो नहीं। और उनको पता लग गया कि भाई घर में अकेला है, अरे 2 लाख की तो मेरी मैकबुक की है, नाना करते भी 4-5 लाख रुपए का सामान है, कहीं लूट ना लेके जाए। वो आवाज देता है कि कौन है, लेकिन कोई भी आवाज आती नहीं। मानिक दरवाजा नहीं खोलता और वो ऊपर चले जाता है। उसको पता लग चुका था कि हाँ, कोई ना कोई चीज तो है, लेकिन उसको यही था कि कोई चोर लुटेरे होंगे। अब 15 मिनट बाद फिर से वही आवाज आती है। इस बार मानिक अपना दिमाग लगाता है और वो बालकोनी की तरफ भागता है। बालकोनी की तरफ भाग के वो दरवाजे की तरफ देखता है और कोई था नहीं। वो इधर उधर देखता है अपना सर हिला के कि इतनी जल्दी इतनी तेज तो कोई भाग ही नहीं सकता। फिर ये कौन है? क्या जो बाबूजी बात कह रहे थे वो सच है? उस गली में अजीब से तरीके का सन्नाटा, अजीब से तरीके की दहशत थी, जैसे मानो कि कर्फ्यू ही लगा हो। ना ही कोई इंसान बल्कि कोई जानवर तक भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। अब तो मानिक को भी थोड़ा सा डर लगने लग पड़ा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालता है और इस चीज को
इग्नोर करने की कोशिश करता है कि भाई अब कोई दरवाजा खटकेगा तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। अब इसके साथ कम से कम 2 रात यही होता है। मानिक किसी गांव वालों से बात करता नहीं, लेकिन उनको गांव वालों का जो बिहेवियर है कुछ अजीब लगता है। अब कहीं ना कहीं मानिक के मन में ये बात आ चुकी थी कि कहीं ये घर को हड़पने का तरीका तो नहीं, कहीं ये सब मिली हुई तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं ये सब मिलकर इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इसको इस घर से भगाएंगे। क्योंकि घर काफी बड़ा था, घर का जो आंगन था वो घर शुरू में वैसे वो कमरे वगैरह शुरू होते थे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा आंगन था घर का, काफी जमीन थी और इसके अलावा सिंचाई की जमीन भी काफी थी। अब वो बेसिकली तो दादाजी के जाने के बाद अनाथ हो चुकी थी, लेकिन मानिक उसके पिता ने उस जमीन का कुछ ना कुछ तो करना ही था। क्या कहीं ये हमें डराने का प्लान तो नहीं कि हम औने पौने दामों में जमीन को बेचकर घर को बेचकर यहाँ से चलते बने। जो डर मानिक को पिछले 2 दिन से लग रहा था, अब वो डर ये बात अपने मन में लाकर वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका था। अब उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि ये कोई मेरे साथ शैतानी कर रहा है। वो सोचता है कि मैं अपने पिता से बात करूं, फिर उसको याद आता है कि उनके साथ तो मेरी लड़ाई हुई है। अगर मैं कोई बात करूंगा तो वो कहेंगे कि जल्दी से वापस आ जा, मैंने तो तुझे कहा था, तू आया तो फिर भी भाग आया। अब मानिक इंतजार कर रहा था रात का, कि जैसे भी रात आए तो जो दरवाजा खटखटाएगा मैं तो उसको झट से पकड़ लूंगा। रात होती है वही 10 साढ़े 10 के आसपास का टाइम। दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मानिक झट से बालकोनी की तरफ जाता और देखता है कोई है नहीं। मानिक को फिर से ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो सोचता है कि कोई शातिर है, कोई बात नहीं, अब तो मैं पकड़ लूंगा। वो नीचे जाता है, दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो कुंडी पर हाथ लगाता है और फिर से आवाज बंद हो जाती है। इस बार मानिक वो करने जा रहा था जो करने के लिए उसको साफ तौर पर मना किया गया था कि अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोलना नहीं है, गलती से भी दरवाजे को नहीं खोलना। मानिक अब ये गलती करने जा रहा था। मानिक का हाथ उस कुंडी पर ही था। वो वेट कर रहा था कि जैसे ही कोई दरवाजा खटखटाएगा मैं जल्दी से कुंडी को नीचे करूंगा और खोलूंगा। इतनी जल्दी तो कोई भाग नहीं सकता। जैसे ही दरवाजा फिर से खटखटाने की आवाज आती है तो मानिक जल्दी से कुंडी को नीचे करके अब दरवाजा खोलता, लेकिन वो क्या देखता है कि कोई आसपास तो है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मानिक जल्दी से घर के बाहर जाता है, इधर उधर देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, लेकिन वहां पर ना कोई बंदा ना बंदे की चाहत, यहाँ तक कि कोई जानवर नहीं। जानवर तो छोड़ो, कोई कीट पतंगा तक नहीं। मानिक हताश होके घर के अंदर जाने को तैयार होता है, लेकिन अब वो घर के अंदर अकेला नहीं जा रहा था। मानिक को महसूस होता है कि कोई परछाई है जो उसके साथ साथ चल रही है। अब ये कैसे? मानिक की परछाई बिल्कुल उसके जैसी ही तो होगी, लेकिन उसके साथ जो परछाई चल रही थी, उसके जो हाथ थे वो अजीब से बिगड़े हुए थे। क्योंकि रवि के साथ साथ जो परछाई चल रही थी उसके हाथ काफी ज्यादा बेडौल से थे। रवि को जब महसूस होता है तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो परछाई अब घर के अंदर आ चुकी थी। फिर भी रवि को ऐसा महसूस होता है कि कोई रिफ्लेक्शन वगैरह होगी जिसकी वजह से यह बात हुई। वो कुंडी लगाता है और अब सोने के लिए चला जाता है। लेकिन क्या ये रात मानिक के सोने के लिए थी? बिल्कुल नहीं। जो अंदर उसके साथ आ चुकी थी वो उसको सोने नहीं देने वाली थी। कुछ देर होती है तो मानिक अचानक से चीख मारता है। उसकी जाग अपनी ही चीख से खुलती है, कह सकते हैं। इतनी तेज उसको दर्द हो रही थी कि कोई हिसाब नहीं। वो क्या देखता है, उसकी छाती पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। उसके तो हो ही नहीं सकते थे। क्या वो उस परछाई के थे? शायद वो उसी परछाई के थे। अब उसको अपने आसपास काफी ज्यादा ऊंची हंसने की आवाज आ रही थी। वो तो चीखें मारे जा रहा था, लेकिन आसपास उसको हंसने की आवाजें आ रही थी। और ये बात उसका डर और बढ़ा देती है कि वो इस घर में अकेला था। इतने बड़े घर में वो अकेला था। मैं चीखें मार रहा हूं तो फिर हंस कौन रहा है, और वो भी कोई औरत? ये सोच के तो मानक की हालत पतली हो जाती है। देखते ही देखते उसके घर में जैसे भूचाल सा आ जाता है। उसके आसपास जो दीवार पर टंगी हुई फोटोज थी, रसोई में पड़ा हुआ सामान था, गिरना शुरू हो जाता है। मानिक को ये समझ लग चुकी थी
कि वो कोई बहुत ही बुरी बला अपने साथ ले आया और उसको गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। वो जल्दी से उठता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है और घर से बाहर निकलता है। उसको लग रहा था कि घर के बाहर वो सेफ होगा, क्योंकि वो किसी न किसी को तो बुलाएगा और कोई उसकी मदद के लिए आएगा। लेकिन बाबूजी ने क्या कहा था कि रात के 10 बजे के बाद ना कोई बाहर निकलता है और जितना मर्जी कोई दरवाजा पीटे, जितना मर्जी कोई दरवाजा खटखटाए, कोई नहीं खोलता। मानिक शायद ये बात भूल चुका था। अब वो दरवाजा खटखटाए जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, घर ब घर वो आगे बढ़ता जा रहा था, वो हंसी की आवाज उसके साथ साथ चलती जा रही थी। कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। मानिक को जो शक था कि कहीं ये मुझे भगाने पर तो नहीं आए, वो शक तो कहीं दूर रह चुका था, वही घर में रह चुका था। अब मानिक पागलों की जैसे गलियों में भटक रहा था, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। सीने पर जो नाखूनों के निशान थे उसके बाद उससे तो उसकी जान निकले जा रही थी, खून बहे जा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। भटकता भटकता वो जाने लग पड़ता है उस छोटी सी पहाड़ की तरफ। क्या वो परछाई यही चाहती थी कि वो एकांत में जाए और एकांत में जाकर उसका शिकार किया जाए? जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसके हंसने की आवाजें और आती जा रही थी। लेकिन ये समा हो चुका था 12 साढ़े 12 का। जैसे ही वो उस पहाड़ी के ऊंचाई की तरफ जाता है, उसे एक घर दिखाई देता है जो काफी खंडरनुमा था। उसको लगता है कि शायद मैं यहाँ पर रुककर अपनी जान बचा लूंगा, लेकिन उसकी ये सोच भी गलत थी, क्योंकि जो उसका पीछा कर रहा था वो इंसान नहीं था। इंसान के साथ लुका छुपी खेली जा सकती है, लेकिन क्या शैतान, क्या प्रेत आत्मा के साथ ऐसा किया जा सकता है? नहीं। जैसे जैसे वो उस घर के कमरों के अंदर जाता जा रहा था, उसका खौफ तो बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वैसे ही वो वहशत बढ़ती जा रही थी। कुछ समय के लिए वो बैठता है एक कोने में। वो महसूस करता है कि अब कोई ऐसी परछाई मेरे आसपास तो नहीं है कि जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। वो वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था सुबह होने का, कि अगर सुबह हो जाए तो शायद मैं बच जाऊं। वहां पर उसको बैठे बैठे तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। उसका कारण ये था कि जो खून था वो लगातार बह जा रहा था, खून रुक नहीं रहा था, और गाहे बगाहे थोड़ी देर के बाद ही उसको आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। क्या वो परछाई उसके साथ खेल रही थी? क्या उस परछाई को ये लग रहा था कि मेरा शिकार तो मेरे पास है ही है, मैं जब मर्जी इसका शिकार करूंगी, या फिर सिर्फ वो उसको डराना चाहती थी? ये तो वो प्रेत आत्मा ही जाने। लेकिन जैसे जैसे 3 से 4, 4 से 4:15 हो रहे थे, वो परछाई की हंसी कम होती जा रही थी। अब अचानक से एक बात सूझती है मानिक को। वो पूरा जोर लगा के भागता है। वो भागता है दोबारा से गांव की ओर। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसको ऐसे लगता है कोई उसके साथ भाग रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो पूरा जोर लगा के मंदिर की तरफ जाता है और मंदिर की चौखट पे जाके गिर जाता है। जैसे ही वो मंदिर की चौखट तक पहुंचता है, अब उसके आसपास बिल्कुल सब कुछ शांत था। कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। दर्द उसको बहुत हो रहा था। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ जाता है। अब मंदिर का मेन जो गेट था वो तो बंद था, लेकिन शायद मंदिर के परिसर में जाने की वजह से ही वो परछाई उसका पीछा नहीं कर पाई। वो वही का वही रुक गई जहां से मंदिर का परिसर शुरू हुआ। अब बस इंतजार था किसी के आने का, क्योंकि ना ही मानिक में चिल्लाने की हिम्मत थी, और अगर वो चिल्लाता भी तो फिर भी कोई आता नहीं। कुछ समय बाद जब पंडित जी आते हैं तो वो जब उसकी दशा देखते हैं, धीरे धीरे जो भक्त आने शुरू होते हैं, श्रद्धालु आने शुरू होते हैं, और देखते ही देखते जमावड़ा लग जाता है। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और उसके बाद फिर जो कहानी थी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये दिन गया, उसके बाद कभी भी मानिक ने इस गांव में कदम नहीं रखा। जो भी जमीन थी, जो भी घर था, उसको बेच दिया गया। लेकिन आज भी ये गुत्थी है, ये गुत्थी सुलझी नहीं कि वो परछाई क्या थी। आज सुनने में आता मानिक के बकौल मानिक के रात को वो दरवाजा खटखटाने की जो वारदातें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। कई लोग रात के समय में भी गांव में आते जाते हैं। क्या वो कुछ परछाई थी? क्या वो कोई ऊपरी हवा थी जो कुछ समय के लिए उस गांव में बसेरा कर चुकी थी?
क्योंकि उसके बाद जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद फिर गांव में काफी हवन वगैरह कराए गए। हर एक अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाकर जो जो उनसे बन पाया वो किया गया, और धीरे धीरे जब ये सब कुछ हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। अब ये वारदात होने के बाद उन्होंने कभी सुना नहीं कि कोई दरवाजा खटखटाया, कोई दरवाजा खटखटाया गया 10 बजे के बाद। हाँ, एक बात है कि मानिक शहर में रह रहे हैं, 10 बजे के बाद अगर कोई डोरबेल होती है या नॉक होता है तो वो उतना ही डर जाते हैं आज भी जितना वो तब डरे थे। और वो जो निशान है वो थोड़े से हल्के तो पड़ गए हैं, लेकिन आज इतने सालों बाद भी है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बढ़ते हैं हम अब अगले किस्से की ओर। अब दादाजी से बात छिड़ी है तो एक दो थीम है, इसको आज सोच लेते हैं, दादाजी स्पेसिफिक थीम ही कर लेते हैं, क्योंकि जो अगला किस्सा है वो भी दादाजी का है, और ये बड़ा ही एक अजीब सा किस्सा है भाई। उसका कारण ये है कि छलावा, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा कि छलावा मौत नहीं करता, छलावा मारता नहीं है, छलावा मौत का कारण बनता है। और वारिस के दादाजी के साथ भी शायद ये हो जाता, लेकिन वो बचे कैसे और उनके साथ हुआ क्या, ये भी अपने आप में एक बड़ा ही अजीब सा किस्सा। वारिस के दादाजी, ये वारिस बताते हैं, अब तो उनके दादाजी नहीं रहे, लेकिन वारिस के दादाजी के जो किस्सा है ये तकरीबन 1942-43 के आसपास का किस्सा है। वारिस के दादाजी पहलवानी करते थे, और पहलवानी के साथ साथ वो ज्ञानी जी भी थे, दोनों ही काम साथ में। तो ये बड़ी एक सौभाग्य है कि देखो, शारीरिक भी पूरा फिट और धार्मिक तौर पर भी पूरे अच्छे। अब क्या होता था कि वो गाँव में रहते थे, और गाहे बगाहे वो कई बार शहर जाते थे, कुछ गुरुद्वारे का काम होता था, कई बार कुछ और भी काम होते थे, कुछ लेना हो तो उनको रात को कई बार देरी हो जाती थी। आमतौर पर वो साइकिल से आते जाते थे, तो कुछ ऐसा होता नहीं था कि कोई उनको चलने के दौरान कोई दिक्कत आए, कोई वैसे भी उनकी जो फिजिक थी काफी अच्छी थी, तो गाहे बगाहे उनसे कोई पंगा लेता नहीं था। लेकिन अब ये तो बात होती है सिर्फ इंसानों की, लेकिन जब कुछ छलावी की नजर में आ जाए तब। अब ऐसे ही ये कहते हैं कि ये इन्होंने कुछ धार्मिक किताबें लेनी थी, आमतौर पे ना जो हमारे सिखों के जो होते हैं ना, छोटी, जैसे हमारे हनुमान चालीसा होता है छोटी किताब, या फिर सुंदरकांड का पाठ हो गया, या फिर कोई अलग अलग चालीसा हो गया ना, ऐसे ही जो सिखों के अंदर होते हैं ना, जैसे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी है उसको छोटे छोटे स्वरूपों में बदला जाता है, उसको गुटका साहिब कहते हैं। तो वो कुछ उन्होंने लेने थे, और इसके अलावा और भी कोई सामान इन्होंने लेना था, और ये शहर गए थे। अब आज इनका जब साइकिल था वो खराब था, तो ये फिर पैदल ही चल देते हैं। आते आते फिर देर हो जाती है, क्योंकि इनका जो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी उसमें मिस्टेक हो गई, भाई साइकिल पर तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो आ भी जल्दी जाऊंगा, लेकिन वो जो टाइम है उसका थोड़ा सा उसका मिस कैलकुलेशन होगी, और ये जब वापिस आ रहे थे तो काफी रात हो चुकी थी। अब वापिस आ रहे थे तो ये एक तकरीबन होशियारपुर का एक गांव है, उन्होंने गांव का नाम भी लिया है, और उस गांव के ना आसपास थोड़ा सा जंगलात का एरिया, तो ये उस इलाके से गुजर रहे थे। हालांकि मेन रोड भी जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेन रोड की तरफ से क्यों नहीं गए। हो सकता है कि दिमाग में हो कि चोर लुटेरे जो होते हैं वो ऐसे रास्तों पर इंतजार करते हैं, जंगल के रास्ते कौन आएगा रात के समय। अब जंगल के रास्ते रात के समय चोर लुटेरे नहीं होंगे, ये सोच तो उनकी ठीक थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि कोई और भी तो हो सकता। अब ये चलते जा रहे थे, कुछ समय बाद इनको ऐसा लगा कि कोई और भी आवाज आ रही है चलने की किसी की, कि जैसे जैसे वो चल रहे हैं पत्तों की आवाज आ रही है, लेकिन और भी कोई चल रहा है। वो रुकते, फिर आवाज रुक जाती, चलते, फिर आवाज चल जाती। ऐसा 3-4 बार हुआ, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक इनको बड़ा ही दुबला पतला इंसान नजर आया। वो कहता, और पहलवान जी किथों आए हो? पंजाबी में उसने कहा कि पहलवान जी कहां से आए हो? इनको बड़ी हैरानी होती है, इन्होंने वो शख्स को आज तक नहीं देखा था, लेकिन वो कैसे जानता था कि ये पहलवान है? तो ये कहते हैं कि तू कैसे जानता है कि मैं पहलवान हूँ? तो वो कहता है कि पहलवान जी कभी आपने अपना शरीर नहीं देखा? अरे अगर आप नहीं भी हैं ना तो सभी आपको पहलवान ही कहेंगे।
ये सुन के इनके दादाजी की मुझे छोटी सी ऊपर हो जाती है कि हाँ भाई ये तो बात ठीक है। तो कहते हैं हाँ भी बता तू कहाँ जा रहा है। तो कहता है भी पहलवान जी आप अपने साथ ही ले चलो। तो इनको ये काफी अजीब बात लगती है। वो कहता है भी बात ऐसी है, तू हमारे गांव का तो लग नहीं रहा, तो किस तरफ जा रहा बता, जहां तक मैं तेरे साथ चलूंगा देखूंगा कोई चोर लुटेरा रहेगा देख लेंगे। वो हंसने लगता है। वो कहता हमने कुछ नहीं करना पहलवान जी, हमने आपके साथ करनी है कुश्ती। जब ये बात सुनते हैं तो ये काफी ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं वारिस के दादाजी। वो कहते हैं तू अपनी शक्ल देखी है, वो एक कांगड़ी जैसे तू हैगा है, तू मेरे ना लड़ेगा। मतलब कि हिंदी में कहते हैं कि तू मतलब एक मरा सा तू है, कंकाल सा तू बना है, देखने में लग रहा तू मेरे साथ लड़ेगा। तो वो कहता है कि आजमा के देख लो पहलवान जी। अब थोड़ा सा इनके डोले फड़फड़ाते हैं कि ठीक है यार पहले तेरे साथ ही उलझ लेता हूँ। लेकिन इनके हाथ में क्या था, धार्मिक किताबें। ये आसपास देखते हैं, जगह को साफ करते हैं, अपना रुमाला जो है उसको बिछाते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर ईंटें वगैरह रख के उस पर रख के उसको अपने गुटका साहिब को बड़े आदर पूर्वक सम्मान और आदर सम्मान से वो रखते हैं। तो कहते हैं कि आजा। पहली बार में वो उसको चित कर देते हैं। अब पहलवान जी हंसने लग पड़ते हैं दादाजी इनके। वो कहते बस आ गया नजारा, जो स्वाद लेना ही ले लिया, हुन जान दे मैनू, जे नाल चलना ते गल कर, घरे आना तो रोटी राटी खवा देंगे, घर आना तो अजय रोटी वगैरह खिला देंगे। लेकिन वो बड़े आराम से उठता है। वो कहता है कि बस आपको लगता है कि दांव में गिर जाऊंगा, आ जाओ फिर। अब एक रस्सा कशी शुरू हो जाती है। वो गिरता, पहले ही बार में वो गिर जाता, वो फिर उठ जाता। ये बात इनको काफी अजीब लग रही थी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इनके दादाजी एक चीज महसूस कर रहे थे कि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने जितनी बार इसको पटक दिया मैं थकना शुरू हो गया, और जैसे जैसे मैं थक रहा हूँ वैसे वैसे ही उसको उठाकर पटकने की मेरी ताकत वो कम होती जा रही है। लेकिन एक ही पल में क्या होता है कि जब वो उनको पटक के फेंकते हैं तो वो गलती से उस तरफ जाके गिरने, वो उस तरफ जाके उछल जाता है जहां पर गुटका साहिब रखे हुए थे। लेकिन ये क्या महसूस करते हैं कि जैसे ही वो हवा में आता है तो बिल्कुल साइड पर होके गिरता है। ये किसी भी इंसानी ताकत से हो ही नहीं सकता था कि हवा में ही वो बिल्कुल साइड पर हो जाए। इनको मालूम चल चुका था कि ये और कोई नहीं, ये सलेटा है। छलावा को पंजाबी में सलेटा कहते हैं। अब इनको ये बात सारी समझ में आ चुकी थी कि ये तो मुझे थका रहा है, ये थका थका कर मुझे मारेगा और मुझे जाने नहीं देगा। ये जल्दी से पकड़ते हैं वो सारे धार्मिक ग्रंथ, क्योंकि जब तक वो उनकी ओट में रहते हैं तो किसी की मजाल नहीं थी कि उनको कोई छू लेता। जैसे ही वो उसको पकड़ते हैं तो वो तिलमिलाने लग पड़ता है। ये जल्दी से चलना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे भागना शुरू कर देते हैं। उसकी आवाजें भी साथ के साथ आ रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो गायब हो गई। जब तक इनका घर नहीं आता तब तक ये रुकते नहीं, और जब ये वापिस आते हैं इनके शरीर का बुरा हाल हुआ था। जहां जहां से उसका टच लगा था, जैसे उसको पकड़ा यहां से लगा टच, वहां वहां उनके शरीर पर अजीब से तरीके के निशान बने हुए थे। अगर आज गुटका साहिब ना होता, धार्मिक ग्रंथ ना होते, तो इनका क्या हाल होता, ये तो सिर्फ सोचा ही जा सकता है। ऐसी वारदातें काफी सुनने को मिलती हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जंगलात ज्यादा होता है। यानी कि जंगलात आमतौर पे जंगलों की जो फसलें कहा जाता है, जो फसलों के तौर पर पेड़ों को उगाते हैं और काफी सालों बाद उसको काट देते हैं लकड़ी के लिए। तो इस तरीके की जो वारदात है वो हुई। अब ऐसा ही मिलता जुलता किस्सा एक और है, लेकिन उसमें जो इनका हुआ है, जो टाकरा हुआ दादाजी के, ये बात है राजकुमार के दादा की। और ये भी किसी काम से शहर गए थे, और जब शहर से वापस आए तो इनको आते आते देर हो गई। ये भी पैदल ही आ रहे थे। हालांकि वो रास्ता जो था वो जंगल का रास्ता नहीं था, वो नॉर्मल एक सड़क थी, और ये कोई बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है कुछ। मतलब इनके मुताबिक, जैसे ये तो 1940s की मैंने बात की थी ना, तो ये 1970s के आसपास की बात है। तो तब तक तो देश भी आजाद हो चुका था और सड़कें भी पहले से तो कुछ हद तक ठीक ही थी। अब ये जा रहे हैं तो अचानक मौसम में तब्दीली आती है और बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब गांव की सड़क है, ढकने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन इनको पीछे से आवाज आती है कि बाबूजी मुझे भी ले जाओ।
वो आवाज किसी औरत की थी। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक औरत होती है, लेकिन इनको विश्वास नहीं आता कि वो औरत है। वो इससे दूरी ही बनाकर रखते हैं, क्योंकि ऐसी चुड़ैलों के चर्चे उन्होंने गाहे बगाहे सुने थे, और आज उसी तरह की चुड़ैल का सामना हो रहा था इनके साथ। बड़े ही गंभीर स्वर में वो दोबारा कहते कि बाबूजी, मैं कह रही हूँ कि मुझे ले चलो। लेकिन ये इनकी एक बात नहीं सुनते और आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। जो आवाज काफी मधुर थी, जो आवाज काफी ठीक लग रही थी, अब तीसरी बार जब वो आवाज मारती है तो इनकी रूह तक कांप जाती है। वो कहती है कि तुझे मैंने कहा है ना, मुझे साथ में ले चल, तू साथ में लेकर क्यों नहीं चल रहा। और ये आवाज बेहद डरावनी थी, बेहद डरावनी, जैसे मानो कि इनके तो प्राण ही निकल गए हैं। अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि इनको पता था कि पीछे मुड़ के देखने का मतलब है मौत। ये तेज तेज चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई इनको खींच रहा है पीछे। वो आवाज भारी होती जा रही थी, वो आवाज डरावनी होती जा रही थी, और वो बारिश, वो बिजली का गर्जना तेज होता जा रहा था। अभी इनका घर 3 किलोमीटर दूर था। इन्होंने सिर्फ एक समझदारी की, और वही इनके काम आई कि इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बस राम का नाम जपते रहे और आगे बढ़ते रहे। तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक गांव की दहलीज नहीं आई। जब गांव की दहलीज आई तो अचानक से वो भार जो था वो हट गया। जो आवाज बार बार आनी थी वो आनी बंद हो गई। अगले दिन उन्होंने गांव में सबको ये बात बता दी कि भाई, अगर रात में गांव की तरफ अकेले आ रहे हो तो कोशिश मत करना अकेले आने की, नहीं तो आपका साथ देने के लिए चुड़ैल आपको जरूर मिलेगी। मैं तो बच गया, लेकिन हर एक की किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं कि वो बच जाए। ये 2 छोटी-छोटी कहानियाँ थी। मैंने सोचा कि चलो आज 3 कहानियाँ कवर कर देते हैं। थोड़ा-सा एक दादाजी वाला थीम बन जाएगा, है ना? तो बन गया भाई, अच्छा हो गया। आई होप ये आज की तीनों कहानियाँ आपको बेहद पसंद आई होंगी, और अब हम चलते हैं कमेंट सेक्शन की ओर। तो आज हम ना फिर एड्रेस करेंगे अपने रेगुलर व्यूअर हैं @शशांक बोराटे 8255 को। तो इन्होंने एक बड़ा लंबा सा मैसेज डाला है और इनको शायद थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई है, तो मैं उनको इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि नमस्ते सर, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अक्षय सर हिताक्षी की टोन देखो नरेशन की टोन देखो नरेशन की। वो सिर्फ आपकी नरेशन स्टाइल इंप्रूव करने के लिए कहा था, कॉपी करो, ऐसे नहीं कहा था, यानी कॉपी करने के लिए नहीं कहा था। आप बुरा मान गए, आपने ही कहा था कि सजेस्ट करो, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ बताओ। इसलिए बोला, आप अच्छा ही करते हो नरेशन, उसमें कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीप इट अप। देखिए भाई, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जो भी आपको आंसर दिया था, जहां तक मुझे लगता है मैंने बड़े ही हम्बली आंसर दिया था, लेकिन अगर आपको फिर भी महसूस हुआ हो कि मैंने थोड़े से रूडली आंसर दिया तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन भाई, जो बात आप नहीं ना समझ पा रहे, प्लीज आप एक बात को, आप जैसे कह रहे हैं ना कि टोन देखो, टोन कभी कॉपी करके कोई, मतलब देख, पहली बात तो ये है कि कॉपी अगर मैं करूंगा ना तो फिर आपके ही आपके नहीं, वो वीडियो के ना कमेंट में लोगों ने कहा था कि भाई, अगर सुनील हिताक्षी और अक्षय को कॉपी करेगा, उसकी टोन चलो मान लिया कॉपी करेगा, तो फिर हम उसको मुझे क्यों सुनेंगे, है ना। अब मेरी नरेशन अच्छी है, आपने कहा था अच्छी है, ये दोनों चीजें साथ में नहीं ना चल सकती। इंप्रूव करने वाली बात क्या होती है कि जो मेरा स्टाइल है ना, वो मैं अपने स्टाइल को किसी का स्टाइल कॉपी करके कैसे इंप्रूव कर दूंगा। आप समझ रहे हो बात। आप मेरे पुराने एपिसोड्स उठाकर देखो, उसमें जो लेट से एपिसोड नंबर 5, 6, 7, 8 समथिंग, फिर उसके बाद एपिसोड 21st, 22nd, 23rd, उसके बाद फिर 40s में देखो, 50s का, 60s का, 70s का, 80s का, 90s का, 100s का। तो आपको हर एक पैच के बाद इंप्रूवमेंट नजर आएगी, और ये इंप्रूवमेंट किसी को देखकर नहीं होती, ये इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आती है। अगर किसी को देखकर इंप्रूवमेंट आए तो फिर वही बात है। आप देखो, कई ऐसे चैनल हैं जिनके लाखों में व्यूज हैं, काफी कम समय में, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, माफ कीजिए। और कई ऐसे चैनल हैं जिनके इतने समय बीतने के बाद भी व्यूज कुछ सैकड़ों में ही आते हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि एक तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरा उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं है। और इम्प्रूवमेंट ऐसी, जैसे नरेशन की इम्प्रूवमेंट है ना, ये किसी को देखकर नहीं आ सकती। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे।
मेरे काफी व्यूअर्स ने मेरी बात को समझ लिया, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझने की कोशिश करो। आप कहना चाह रहे हो कि आप औरों की तरफ देखकर इम्प्रूव करो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट नहीं होती, ये कॉपिंग होती है। मैं किसी की टोन कॉपी कर, लेट्स से चलो मैं अक्षय की टोन कॉपी कर रहा हूँ, मैंने तो सुना ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने उनका बस पॉडकास्ट जो अटेंड किया, उसके अलावा कोई एज ए गेस्ट किसी पॉडकास्ट में जाते हैं वो सुना है। उनके मैंने जो इंडिविजुअल स्टोरी है वो मैंने एक भी नहीं सुनी। सेम विद हिताक्षी, उसका भी मैंने एक दो पॉडकास्ट ही सुना, जो उसके भाई अपने अमन ओजला के साथ ही आते हैं ना। तो बात ऐसी, अब मैंने बिना उसको देखा नहीं है किसी को, मैं स्टोरीज में बहुत कम यार, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग शुरू में चाचा के फैक्ट्स की कहानियों को सुनी थी, लेकिन उनमें ना वो काफी ज्यादा वो करते हैं इफेक्ट्स वगैरह ना, तो जब इंसान थोड़ा सा कोई काम कर रहा हो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर मैंने उनको कम ही सुना, तो मैंने फिर छोड़ दिया। उसके बाद इंडिविजुअल स्टोरीज का तो मैंने चैनल कोई, मुझे याद नहीं आ रहा यार कि मैं किसी की इंडिविजुअल स्टोरी को सुनता हूँ। पॉडकास्ट तो मैं काफी सुनता हूँ, है ना, पॉडकास्ट तो मैं काफी सुनता हूँ। अब थोड़ा सा नहीं, कम ही खत्म ही हो गया, क्योंकि अब टाइम ही नहीं लगता। जब टाइम था तब सुने, और उसकी वजह से तो ये शुरू हुआ सब कुछ, है ना। तो ये ना मेरे अपने भाई, आपका नाम क्या है, सॉरी एक बार मैं देख लेता हूँ। शशांक जी, है ना, शशांक जी। ये एक बुरा मानने वाली बात नहीं है, और मैंने माना भी नहीं है, पता नहीं आपको क्यों लगा। लेकिन आप एक बार इस बात को समझिए कि इम्प्रूवमेंट जो होती है ना, वो इम्प्रूवमेंट खुद से आती है, किसी को कॉपी करने से नहीं आती। हाँ, इम्प्रूवमेंट आती है जब किसी के अंडर हम चले जाते हैं, कि लेट्स से मैं अक्षय भाई से सीधा कह दूं कि भाई मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, अब मुझे बताइए क्या चीज है जो मुझे नहीं आती। ऐसे ही साक्षी के साथ उनको देखूंगा तो वो इंसानी ना स्वभाव क्या होता है कि उनको देखूंगा ना, तो देखते देखते फिर मैं कॉपी करना ही शुरू कर दूंगा। ये आप महसूस करना, कभी भी आप किसी चीज को मतलब देखोगे ना, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे उस चीज को, उसका स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दोगे। तो फिर मैं देखूंगा, तो फिर मैं कॉपी करूंगा, फिर मुझ में फर्क क्या रह जाएगा, डिफरेंट जो मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं बुरा कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ, बेहद मैं खराब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनल है, लोगों को पसंद आएगा तो वो सहारेंगे, नहीं आएगा तो नकार देंगे। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि आपका नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इसमें क्या देखूं मैं? अगर मेरी नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं क्या देखूं? और जहां तक रही एक चीज और चीज है कि आप टोन वगैरह की बात कर रहे हो, तो वो देखिए भाई, उनके पास प्रॉपर एडिटर्स है, जो हल्की फुल्की कमी पेशी होती है ना, एडिटर्स निकाल देते हैं। मेरे पास नहीं है, मैं वन मैन आर्मी हूँ भाई। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो सारी लाइटिंग से लेकर कैमरा फ्रेम, देखा क्या टेढ़ा मेढ़ा कैमरा फ्रेम है, बना कोई कैमरे फ्रेम का तुक है, ये तो आपका प्यार ही है जो आप मेरे चैनल को बढ़ाए जा रहे हो। लेकिन अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें, अभी वो क्वालिटी है नहीं। अब उनकी क्वालिटी है, दे आर गिफ्टेड विद सम रिसोर्सेज समहाउ। अभी मेरे पास वो नहीं है, आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, है ना। अभी समय लगेगा, लेकिन सब कुछ आ जाएगा। और हाँ, अगर आप जो व्यूअर्स मेरे हैं, तो आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप के द्वारा, जो सिर्फ 29 रुपए से स्टार्ट होती है। तो आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और 29 रुपए मेरे हिसाब से आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कतरे कतरे से समुंदर बनता है। तो आपके 29 रुपए आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे वो काफी ज्यादा बेनिफिट दे देंगे। और हो सकता है भाई मैं एडिटर ही रख लूं और आपको ये कमी पेशी ना मिले, है ना। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं परस्यू कर रहा कि आप जरूर कीजिए, अगर आपको लगता है। उसका बेनिफिट ये होगा कि उसमें आपको एक वीडियो वगैरह जो है थोड़ी सी मैं मेंबर ओनली कर दूंगा, क्योंकि जो 89 रुपीज वाला है उसमें लाइव सेशन का मैंने सोचा है कि एक पर्सनल लाइव सेशन होगा। लेकिन 29 रुपए में हम जो वीडियोस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं कि वीडियोस का स्पेशल एपिसोड वगैरह रिलीज किया करेंगे, तो उसमें आपको फायदा भी होगा, और बैचेस वगैरह भी मिलेंगे, जो ये होते हैं स्पेशल, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं ना। तो आई होप शशांक भाई, आपको मेरी बात अब समझ लग गई होगी, और भाई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जिसका मैंने बुरा मानना होता है उसको मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करता, सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं है कि किसी की बात का बुरा मानो, जो गाली मतलब, बस इसका मैं रिस्पॉन्स नहीं करना, जो बदतमीजी से बात करता है, जो गाली गलौज करता है, दैट्स इट। आप 10 बार और सजेशन दोगे, मुझे लगेगा कि उसको वीडियो में बात करनी चाहिए, मैं 10 बार बात करूंगा। ये सेक्शन रखने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब कमेंट्स के थ्रेड में कितनी बात हो जाएगी, है ना। तो दैट्स वाई जरूर अगली बार भी आपको कुछ लगेगा तो जरूर लिखना है।
अगर आप नहीं लिखेंगे फिर मैं बुरा मानूंगा, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे, पक्की बात है। आई होप अब आपको चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही एक शाउट आउट है भाई, ऑफिशियली नॉलेज कहते हैं कि एज यूजुअली ऑसम, कभी हमें भी शाउट आउट दे दो भाई, जरूर देंगे। आप जब भी मैसेज डालते हैं, कमेंट लिखते हैं, तो यही लिखते हैं एज यूजुअली ऑसम। तो थैंक यू सो मच भाई, मुझे भी खुशी होती है कि किसी को मेरा काम ऑसम लगता है। तो ऑफिशियली नॉलेज ही, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियोस को ना ही सिर्फ देखते हैं, उसको शेयर भी जरूर करते होंगे, लाइक भी जरूर करते होंगे, कमेंट तो आप करते ही हैं, लेकिन अगर आप शेयर और लाइक नहीं करते तो फिर मैंने तो कह दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है सब कुछ करना, है ना। तो आज का जो वीडियो है इसको यहीं पर विराम लगाते हैं, और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे।